हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव प्राइमरी पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। ठीक, नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे आज से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने नवोदय के विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय में कि जो एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 तारीख को लास्ट डेट है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। जैसे कि मैंने अपने विद्यालय के बच्चों को फॉर्म भरा है, 7 बच्चों ने हमारे विद्यालय से फॉर्म भरा है। ठीक, तो उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है, यानी कि डेट जाने वाली है। आज 29 है, 30 31। तो आज से हम लोग एक नया वीडियो कार्यक्रम शुरू करेंगे कि रोज हम एक वीडियो देंगे आपको, जिससे हमारे बच्चे, आप जानते हैं कि इस वक्त बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए, उनकी तैयारी के लिए आज से शुरू करेंगे हम लोग। एक रोज एक वीडियो मिलेगा आपको, वो सारे अध्यापक जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं वो आप अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को, जिससे वो घर बैठे पढ़ सके। जिनके पास एंड्रॉयड सेट है, अगर जिनके पास एंड्रॉयड सेट नहीं है तो बच्चों को बहुत से लोग तैयारी के लिए विद्यालय बुलाते हैं, वहाँ भी उनका काम आ सकता है ये वीडियो। ठीक, तो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपका अंक गणित का 20 प्रश्न होता है। ठीक, वो होता है उसका पूर्णांक 25 नंबर। ठीक, अंक गणित 20 नंबर का होता है। मानसिक योग्यता आपकी होती है, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न होते हैं, जो आपका 50 नंबर का होता है। और एक होता है भाषा, भाषा के 20 प्रश्न होते हैं और 25 नंबर का होता है। कुल प्रश्न पत्र होता है 100 नंबर का, और कुल प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 80। कुल प्रश्नों की संख्या 80 होती है और पूर्णांक होता है 100, जिसमें 40 मानसिक योग्यता के यानी कि रीजनिंग होती है 40 नंबर की, और 20 नंबर की अंक गणित होती है, और 20 नंबर का आपका होता है भाषा। जो भी भाषा आप चुने होंगे, यानी कि चाहे उसको बांग्ला चुनिए, उर्दू चुनिए, हिंदी चुनिए। तो जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हम लोग अधिक सारे बच्चों ने लगभग हिंदी भाषा को चुना है। ठीक, तो हम लोग आज से तैयारी करेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा की। तो उसका पहला जो है, जो हम आज हमने लिया है वो है अंक गणित लिया है। अंक गणित के 20 प्रश्नों के 25 नंबर का होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। अंक गणित इसलिए जरूरी है, इसलिए कि आप इससे अगर ये तैयारी हो जाएगी तो जो और जैसे कि रीजनिंग है उसके जो फिक्स्ड पैटर्न के सवाल होते हैं, मतलब कि उसके सवाल हर 10 प्रकार के रीजनिंग में 10 प्रकार, मैंने बताया आपको कि 10 प्रकार के सवाल हैं, हर प्रकार में 4 प्रश्न होंगे। तो उसको एक जो है लिमिटेड चीज है, लेकिन जो अंक गणित है वो आपकी 20 नंबर की है, और इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये तैयार हो गया तो आपका जो विद्यालय में जो परीक्षा देते समय जो समय का टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन है, वो आप सही कर ले जाएंगे। अगर आप गणित आ गई, अंकगणित आ जाएगी, तो आप क्या है कि आप सब समय बचा ले जाएंगे अंकगणित में ज़्यादा, क्योंकि सवाल लगाने में ज़्यादा बच्चे सारा टाइम अंकगणित में ही उनका चला जाता है। वो सवाल लगाते रहते हैं। ठीक है, उसको उत्तर निकालने में, सवाल लगाने में उनका टाइम ज़्यादा लगाते हैं। इसलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अंकगणित की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास आप कर ले जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको परीक्षा में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग आज शुरू करेंगे। तो अंकगणित में जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, उसका सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति, ये पहला टॉपिक है आपका। ठीक, तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे कि संख्या क्या है और संख्या पद्धति क्या है। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सभी गिनती वाली संख्याएं। जब हम लोग किसी चीज को गिनना शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? एक से सबसे पहले हम लोग अगर कोई चीज गिनते हैं, सबसे पहले क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, मानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सभी गिनती वाली संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी गिनती वाली संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 कहां तक? अनंत तक। ठीक, सभी गिनती वाली संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। आप कुछ भी लो, जैसे कि यहां पर सबसे मेन चीज जो याद रखना है आपको, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, यानी कि कोई उसकी सीमा नहीं है। आप कुछ भी, आपने कोई भी संख्या लिखेंगे वो आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। ये क्या है? काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 73,934, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। कोई भी संख्या लिखेंगे वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या है। 2,968 ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो हम गिनती के काम में प्रयोग करते हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखना है आपको, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, क्योंकि 1 से ही शुरू होता है। कोई भी गणना करेंगे कहां से शुरू होगी? वो 1 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज देखते हैं इसमें। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, एक आरोही, यानी कि आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। प्राकृतिक संख्या को आप दो तरीके से लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। एक तो पहली चीज असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये क्या है? आपका आरोही क्रम है। यानी कि आरोही क्रम का मतलब आप जानते हैं, कक्षा 5 में है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, ये है आपका आरोही क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये आपका आरोही क्रम है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसको कहते हैं आरोही क्रम। ठीक, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है। इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, या तो इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं, अवरोही क्रम में भी इसको लिख सकते हैं। इसको अवरोही क्रम मतलब, देखिए इसको हम लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं आरोही अवरोही में। आरोही जब हम सीधा सीधा लिखेंगे तो आरोही, जब उल्टा लिखेंगे तो अवरोही। अवरोही यानी कि उल्टा, आरोही सीधे सीधे, आरोही। इसको थोड़ा सा अपने उससे याद रखिए कि आरोही यानी कि सीधा सीधा चलना है, अवरोही यानी कि उल्टा है। तो जब हम गिनती को उल्टी लिखेंगे, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये क्या है? अवरोही है। अवरोही, उल्टा चल रहे हैं। तो अवरोही में क्या होगा? इसका ये हो गया अवरोही। सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा सबसे आखिर में। अवरोही में क्या होता है? सबसे छोटा सबसे आखिर में होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे आखिर में। ये होता है अवरोही। और आरोही क्या होता है? कि बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि एक सीधा सीधा चल रहे हैं। आरोही में सीधा सीधा चलते हैं, अवरोही में उल्टा चलते हैं। जो आरोही अवरोही आपको समझ में होगा। आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, मैं जो है आपको इसका नोट्स भी दे दूंगा आपको, और अभ्यास भी कराऊंगा। मैं आपको हर चैप्टर के बाद एक बढ़िया से अभ्यास करेंगे हम लोग। पहले हम लोग उस चैप्टर की जो मोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि हम संख्या यहाँ पर पढ़ रहे हैं, संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है, आरोही अवरोही क्या है, समुशन क्या है, अभाज्य क्या है, विभाज्य सहअभाज्य क्या है, ठीक, और विभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या है, ये सब चीजें जो उसका बेसिक है चैप्टर का, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद उस पर अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास करना ही मेन मुख्य चीज है। मेन चीज तो अभ्यास करना ही है। जितना ज्यादा गणित में अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आएगा। तो हम लोगों ने जान लिया प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या को आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। फिर दूसरी चीज है आपका पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला लेने पर
प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर देखिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक, देखिए कैसे प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती थी, 1 से। अब हम 0 से शुरू कर रहे हैं, कहां तक जाएंगे, ये भी अनंत तक जाएगा। तो हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, 0 से। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यही अंतर है प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। ये अंतर है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। इज दैट क्लियर कि 0 से शुरू होती है हमारी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू नहीं होती है। तो आपको इस परीक्षा में इस तरीके से सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। ठीक, तो उसमें 0 ऑप्शन रहेगा। और नहीं कहेगा निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीजें पूर्ण संख्याएं हैं। जो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें 0 भी आ जाता है। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन देगा आपको, सवाल में पूछेगा निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो याद रखिएगा 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इज दैट क्लियर। ठीक, तो ये आप नोट कर लेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 अनंत तक क्या जाएंगे, अनंत तक। ठीक, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। फिर अगली संख्या देखेंगे हम लोग। अगली संख्या है आपकी सम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक, सम संख्या क्या होती है, देखिए इसका आप बार बार बताने में भी भूल जाते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तो उसको लिख लिया करिए कहीं और बाद में उसको देख लिया करिए पुणे। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णता यानी पूरी तरीके से विभक्त हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या कहलाती है। अब देखिए कैसे, अच्छा मैंने यहां पर कुछ चीजें टर्म जो है आसान में करके उसी तरह उसकी हिंदी जो होती है उसी तरह प्रयोग किया। क्यों, ताकि जब हम लोग होता है क्या परीक्षा में जब वो वर्ड बच्चे को मिलते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो है, बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि अब इसका मतलब क्या है, विभक्त। तो याद रखिएगा विभक्त का मतलब विभाजित हो जाती है या कट जाती है। वह संख्या जो 2 से पूर्णता यानी कि पूरी तरीके से कट जाती हो जाए यानी कट जाए, सो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 2 से पूर्णता विभक्त हो जाए सम संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या जो काटने पर 2 से काटने पर पूरी तरीके से कट जाए, शेष कुछ न बचे, तो क्या कहलाएगा, वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे उदाहरण, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, ये सभी संख्याएं 2 से कटती हैं।
आप 2 को काटे 2 से, 2 एक कम 2 कुछ नहीं बचेगा, 2 दूनी 4 कुछ नहीं बचेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी कि पूरी तरीके से कट जाएंगी, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो ये संख्याएं क्या है, सम संख्या कहलाती है। याद रखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 ऐसे तो, लेकिन आपको ये भी मिलेगा कि 2 को भी 0 को भी सम संख्या माना जाता है, 0 को भी सम संख्या माना जाता है। अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 सम संख्या है, ठीक। अगर ऑप्शन में 0 नहीं है तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ठीक। 2 4 6 8 10 12 14 16। अच्छा, एक चीज यहां पर जो याद जरूर समझना जरूरी है वो ये है कि ये तो छोटी संख्याएं हैं, आप तुरंत काट लेंगे, ठीक। ये छोटी संख्याएं दी हैं, छोटी संख्याएं दी हैं, आप तुरंत काट लेंगे कि हाँ भाई ये 2 से कट रही है इसलिए ये सम संख्या है। अगर दिया हो कोई बड़ी संख्या दी हो, ऐसे कोई संख्या दी है, तो इस कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या सम संख्या है कि नहीं। तो इसको याद रखना है सबसे जरूरी चीज कि इकाई का स्थान देखेंगे, इकाई के स्थान पे 2 है। अगर इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 ये संख्या, यानी कि इकाई के स्थान पर यदि सम संख्याएं आती हैं, 0 एक सम संख्या है, अगर इकाई के स्थान पर सम संख्याएं आती हैं, इकाई के स्थान पर यदि सम संख्याएं आती हैं तो वो पूरी संख्या सम संख्या होगी, ठीक। दूसरा तरीका कि इकाई के स्थान पे आने वाली संख्याएं अगर 2 से कट रही है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, अर्थात वो संख्या क्या होगी, सम कहलाएगी, ठीक। तो इससे क्या पता चला कि ये संख्या क्या है, पूरी संख्या सम संख्या, ये भी इकाई के स्थान पे 2 आया है। अगर इकाई के स्थान पे 4 होता तब भी ये सम संख्या होती पूरी, इकाई के स्थान पे 0 होता तब भी सम संख्या होती, इकाई के स्थान पे 6 होता तब भी सम संख्या होती, 8 होता तो तब भी सम संख्या होती। अगर इकाई के स्थान पे 9 आया है या कोई ऐसी संख्या आई जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती है, पूरी नहीं कटती 2 से, तो वो संख्या सम संख्या नहीं होगी, यानी कि ये संख्या सम संख्या नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, तीसरी चीज है आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, होल संख्या हो गया। फिर चौथी चीज आपका हम लेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या होता है कि वह संख्या जो 2 से पूरी ना कटे। सीधी सीधी बात है, वह संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी ना कटे या पूर्णतः विभक्त ना हो, विभक्त ना हो। वे संख्याएं जो 2 से पूरी ना कटे क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखिए ये संख्याएं 2 से कटेंगी, किसी भी संख्या को 2 से काटेंगे तो एक शेष बचेगा। तो ये संख्याएं 2 से पूरी नहीं कटती हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1, ठीक। तो वो वे संख्याएं जो 2 से काटने पर पूरी ना कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। सीधी सी बात है। अगला है आपका अगली बात है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर्स, ठीक। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वह संख्या जो किसी से ना कटे। सीधी बात,
वह संख्या जो किसी से न कटे। लेके आप लेके आरी जुट जाओ, मतलब कटे ही ना, है आरी ले लो, हथौड़ा ले लो, फावड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, पर कटेगी नहीं। ठीक, जैसे कि वह संख्याएं जो एक से कटे तथा खुद से कटे, खुद से मतलब स्वयं से कटे, वह संख्या जो एक से कटे तथा खुद से कटे, वह संख्या जो एक से कटे तथा खुद से कटे और किसी से ना कटे, वह संख्या जो एक से कटे तथा खुद से कटे और किसी से ना कटे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? आपने अभी तो तुम कहोगे कि जो है सर आप कह रहे थे वो संख्या जो किसी से न कटे, वो संख्या जो अब मैं कह रहा हूं कि एक से कटे तथा खुद से कटे, तो भैया एक से और खुद से दुनिया की हर संख्या कटती है। ऐसी कोई संख्या नहीं जो एक से न कटे और ऐसी कोई संख्या नहीं जो खुद से न कटे। तो ये बात तो सबके लिए कॉमन है ना कि एक से कटे तथा खुद से कटे, ये बात सबके लिए कॉमन है। ठीक, तो वह संख्या जो एक से कटे तथा खुद से कटे तो सारी संख्या कटती है, और किसी से ना कटे तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 को आप किसी से काटो कटेगी? 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। 3 5 7 के बाद 11 13 के बाद 17 19 23। ठीक, ये आप 100 तक लिख लेंगे। उस अभाज्य संख्याएं 2 से लेकर 100 तक लिखना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, ये आपका काम है। 100 तक लिखना है कि कौन, और लिख के ये भी बताना है कि कितनी संख्याएं टोटल होती हैं। 2 से लेके कहां तक? 100 तक लिखना है कि वो संख्या जो किसी से न कटे। 2 है, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ खुद से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इस तरीके की संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये किसी से नहीं कटती है, सिर्फ एक से कटती हैं, खुद से कटती हैं। ठीक, हाँ, आप इसमें और विषम संख्या में कंफ्यूज होते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो विषम संख्याएं हैं वो कटती हैं, जैसे कि 9 एक विषम संख्या है। 9 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 3 से भी कटेगा। 21 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है, खुद से कटता है। तो ये क्या है कि जो अभाज्य संख्या है वो किसी से नहीं कटता, सिर्फ एक से और खुद से कटता है। यानी कि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अगर आपने गुणनखंड पहले से पढ़ लिया है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी हम समझा देते हैं, क्योंकि हम गुणनखंड आगे पढ़ाएंगे भी। जब लासा मासा हम पढ़ाएंगे तो गुणनखंड भी आपको पढ़ाएंगे। गुणनखंड गुणज में अपने बच्चों को तो पढ़ा चुका हूं वैसे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गुणनखंड गुणज थोड़ा सा यहाँ पर अभी नहीं समझते हैं, लासा मासा समझ लेंगे। लेकिन अगर आपने गुणनखंड पढ़ लिया है तो बहुत आसानी होगी समझने में। जैसे कि हमें 2 का गुणनखंड निकालना है तो 2 गुणनखंड 1 और 2। गुणनखंड क्या होता है कि 2 किन किन संख्याओं से कट रहा है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो ये जो 2 का गुणनखंड ये, 3 का गुणनखंड ये, 4 का गुणनखंड ये, 6 का ये सारे गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड क्या होता है कि कोई भी संख्या गुणनखंड उसको काटने वाली संख्याएं होती हैं। यानी कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से कटता है वो उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक, तो गुणनखंड में विधिवत पढ़ाऊंगा आपको आगे। ठीक, तो ये जो है आप देखिए किनका किनका सिर्फ 2 गुणनखंड है नहीं, इसके 3 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 6 इसके इतने गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और वो खुद संख्या, वो संख्या स्वयं 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, आई होप मैंने काफी समझा दिया इसके बारे में, समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी है।
लिखकर अपने जो जिस अध्यापक से आप पढ़ रहे हैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। अगला अब आभाज्य संख्या बढ़िया, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि को प्राइम नंबर। वे दो संख्याएं, देखिए इसको, वे दो संख्याएं क्योंकि जो अभाज्य जो को प्राइम नंबर होगा वो जोड़े में होगा, सह अभाज्य। वे दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी कहलाएंगी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। अब आप कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? अभी बता रहा हूं क्या होता है। वे दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। वे दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, या वे दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी जो दोनों संख्याएं सिर्फ एक से कटती हों और किसी से न कटती हों। यानी कि दो संख्याएं हैं ग्रुप में और दोनों संख्याएं सिर्फ एक से कटती हों और किसी से न कटती हों। ठीक, अभी मैं आपको समझा देता हूं इसको उतार लीजिएगा। देखिए सह अभाज्य क्या होता है। देखिए सह अभाज्य जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 दोनों सिर्फ एक से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, यानी कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 का गुणनखंड 1 2 और 3 का गुणनखंड 1 3। तो इनमें सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1। हमने बताया कि वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो और कोई गुणनखंड ना, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य। 2 3 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है कुछ, सिर्फ 1 है। तो 1 हमने यही बताया भी आपको कि कोई दो संख्याएं जो सिर्फ केवल 1 से कटती हों वो दोनों आपस में सह अभाज्य कहलाएंगी, यानी कि और किसी से ना कटती। जैसे कि देखिए 2 4 क्या सह अभाज्य हैं? नहीं है, क्योंकि ये दोनों 2 से कटेंगी। ठीक, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 2 मिल गया। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी सह अभाज्य होगा। जैसे कि अच्छा, तो आप कहेंगे कि हर दो अभाज्य संख्याएं आपस में क्या है? सह अभाज्य है। बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभाज्य संख्याओं के साथ है। जैसे कि 4 एक अभाज्य संख्या है? नहीं, 4 एक भाज्य संख्या है। 4 और 5 ये भी सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल 1। यानी कि ये दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से कटेंगी। ठीक, ये 2 से कटेगा, देखो ये तो 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा केवल 1 होगा। तो वे दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं जिनमें केवल जिनका सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता हो, वो है 1। ठीक, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होता। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो सबका होता है। सह अभाज्य संख्याएं वो कहलाती हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। 1 तो सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। समझ में आ गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, यानी कि सह अभाज्य क्या होता है। जैसे कि 2 3 11 21। अब देखिए 11 21 सह अभाज्य हैं, बिल्कुल हैं। अब 11 का गुणनखंड करिए, 1 और 11 आएगा। 21 का करिए, आपका आएगा 1
3, 7, 21। ठीक, इनमें कोई कुछ कॉमन है? सिर्फ एक कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो दोनों में हो। तो उभयनिष्ठ सिर्फ एक है, तो एक तो सबका होता है कॉमन, क्योंकि एक हर संख्या का गुणनखंड एक होता है। तो इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, इसलिए सभाज्य है। एक और उदाहरण लेते हैं, 8 और 13। 8 और 13 इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये होंगी सभाज्य। यानी कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा सिर्फ एक मिलेगा। ठीक, क्योंकि 8 का निकालिए, 2, 4, 8, 13 का निकालिए, 1, 2, 4, 8, 1, 13, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला? 1। तो 8, 13 भी क्या है? सभाज्य है। तो सभाज्य समझ में आया कि बच्चों, तो आप लोगों को अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ठीक, आपको समझ में आ गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका 2-3 टॉपिक और बचे हैं इसके अंदर संख्या पद्धति में। एक तो आपकी भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन पद्धति, ठीक, और पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याएं, ठीक, और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याएं, ठीक। इन चीज़ों को और कुछ इसके और है जो कुछ सूत्र हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग या प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, इस तरह के कुछ सूत्र के आधार पे हम लोग भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक हमने आपको पढ़ाया सभाज्य तक। ठीक है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याओं के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप तक पहुँचाने में दिक्कत होगी इसको। ठीक, तो चलिए जो है हम कुछ प्रश्न दे देते हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न है आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखनी है आपको। एक से 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखनी है। एक दूसरा प्रश्न है आपका प्रथम 5 सम संख्याओं का योग लिखना है। प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 5 सम संख्याओं को योगफल ज्ञात करना है। तीसरा है निम्न संख्याओं या निम्नलिखित संख्याओं से सम संख्याओं को गोला करना है। इनमें जो सम संख्या है उनको आपको गोला करना है। ठीक, तो ये 3 प्रश्न है आपको जो आप करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में लोग पूरी एक अभ्यास लगाएंगे जो नवोदय विद्यालय में पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से आधारित, इस ये जो पाठ है इस पाठ पर, इस अभ्यास पर आधारित जो पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं उन पर पूरी हम एक पूरी क्लास लेंगे, उस अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।